से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से शुरू होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं एंड एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन आ गया तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स कितने टाइप का होता है, टेंजेंशियल एंड रेडियल, ठीक है। एक्सेलरेशन भी रेडियल एंड टेंजेंशियल ये होता है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, angular velocity is denoted by omega. Omega is nothing but that is d theta by dt, ठीक है। अगर ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी है तो एक्सलरेशन क्या हो जाता है, एक्सलरेशन इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, और वी कैन राइट इट एज डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। दिस इज एंगुलर एक्सलरेशन, ठीक है। ये सब चीजें हमने कल डिस्कस कर ही ली है कि लिमिट लेते हैं। अगर इसमें किसी को कल जो हमने पढ़ा उसमें किसी को डाउट है, ये लिमिट वगैरह चीजें आपने रिवाइज करी थी क्या? यस मैम, करी थी ना। आपको ये डायरेक्शन भी पता है, राइट हैंड रूल, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये था, ये भी हमने पढ़ लिया था कल, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर आया था ना, ये कैसे आया था पता है ना, ये कैसे आया था? यस मैम, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू, अब लीनियर वेलोसिटी इज v और एंगुलर वेलोसिटी इज, एंगुलर वेलोसिटी को आप रखोगे जैसे मैंने ये बताया था, फिर से बता दे रही हूँ एक बार। ये थीटा था, मेरा पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया था आर रेडियस से, आर रेडियस में थीटा एंगल को ट्रेस किया तो कितनी डिस्टेंस बनी, दैट इज डेल एस, एंड डेल एस इज नथिंग बट आर डॉट डी थीटा, ठीक है। अब डेल एस की जगह आप आर डी थीटा बाई डी टी, ये आप इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर ओमेगा, सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये बेसिक्स है इसके सर्कुलर के, ठीक है। सिमिलरली आप अल्फा को भी लिख सकते हो, ए को भी लिख सकते हो ऐसे, दिस लीनियर एक्सेलरेशन ए एंड अल्फा क्रॉस आर दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने बताया था कि आर और वी, दिस आर एंड वी, this is the velocity of the particle, this is the radius of the circle in which that particle is moving, and angle between them is always 90 degree, ठीक है। और ये v क्या है, v is equal to omega r एंड v is constant here। ये भी मैंने बताया था कि एक सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल दोनों होते हैं, और वहां पर v is always constant, v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है बट डायरेक्शन इज always changing, that's why that there is an acceleration, ठीक है। फिर हमने मोशन विल बी द पीरियडिक टाइम पीरियड निकाला था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये कैसे आया था, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन v। डिस्टेंस क्या थी, सर्कल की डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी हम कहते हैं, सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 पाई r बाई v। v is the velocity, so v is equal to omega cross r था, तो r by v को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 by omega, so that's why it was 2 pi by omega, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि पर यूनिट टाइम पर एक ऑब्जेक्ट अपने आप को कितनी बार ट्रेवल करता है, किसी एक पॉइंट को कितना रिपीट करता है। सो दिस इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस परफॉर्म्ड पर यूनिट टाइम बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। एंड दैट इज डिनोटेड बाय न्यू, और f से भी कर सकते हैं, f से भी लिखा होता है, या फिर न्यू इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1 by t, and omega t was 2 pi by omega, so omega nu is equal to omega by 2 pi, that is the frequency and its unit is hertz, ठीक है। और ओमेगा, अब जब मैंने बताया था कि आप जैसे लीनियर में इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे सर्कुलर में भी कर सकते हो। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अल्फा इज एक्सेलरेशन, ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। AT मैंने बताया था, AT इज इक्वल टू अल्फा आर, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड रेडियल एक्सेलरेशन भी होता है, और नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये होता है अगर पार्टिकल मेरा ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये रेडियस है, तो इसके अलोंग जो एक्सेलरेशन है दैट इज रेडियल, और जो इस टेंजेंट के अलोंग है वो टेंजेंशियल, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये वाली चीज,
अब यहाँ से हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, तो AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, ये इसका नेट एक्सलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली चीज करके देखी थी कि नहीं तुमने, जो मैंने बताया था कि वो धागे को घुमाने वाला, आप करके देखना, किया था कि नहीं? नहीं किया ना? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक सब क्लियर है? नॉन नॉन यूनिफॉर्म भी बताया था, नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता रहता है। जैसे मैरी गो राउंड है, और ये बॉल व्हीलिंग अराउंड इन ए वर्टिकल सर्कल, ये क्या बताते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स है। ठीक है, एंड रेडियल एक्सलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सलरेशन। सो रेडियल एक्सलरेशन इज AR, यहां से शुरू करना है रेडियल एक्सलरेशन से। सो रेडियल, आपको इस नाम से ही पता चल रहा होगा, रेडियल का मतलब क्या है? एक्सलरेशन अलोंग विद रेडियस। ठीक है, अगर ये सर्कुलर मोशन है और ये इसकी रेडियस है R, तो इसके इसके टुवर्ड्स जो इस रेडियस के टुवर्ड्स जो एक्सलरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है, दैट इज रेडियल एक्सलरेशन। और टेंजेंशियल मतलब अगर ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे चल रहा है, ये उसकी वेलोसिटी है, तो इस टेंजेंट के अलोंग जो एक्सलरेशन होगा दैट इज टेंजेंशियल एक्सलरेशन। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। AR is perpendicular to the velocity, obvious सी बात है, रेडियस और वेलोसिटी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, ये है AR is perpendicular to the velocity, it changes only when the directions of the velocity acts just like the acceleration is uniform circular motion। इसका कहने का मतलब ये है कि ये कब चेंज होता है? इट चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो ये सिर्फ वेलोसिटी की क्या कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। रेडियल में अब रेडियस तो फिक्स रहेगी ना, रेडियस तो अपना मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। चेंज क्या हो सकता है? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो रेडियल एक्सलरेशन इज इट एक्ट्स जस्ट लाइक द इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सलरेशन हमारा लगता है दैट इज रेडियल एक्सलरेशन। ठीक है, और उसको मैं क्या कहती हूँ? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन भी कह सकते हैं। इसका डेरिवेशन भी करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन कहाँ से आता है। अगर F इज इक्वल टू ma होता है, तो ये क्या है? mv स्क्वायर बाई r। So this is m, तो ये क्या हो गया? एक्सलरेशन। So centripetal acceleration is nothing but that is v square by r। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? m ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा स्क्वायर r क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है। ठीक है, तो आप v की जगह ये पुट कर देंगे, m ओमेगा r स्क्वायर डिवाइड बाई r, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दैट इज फोर्स। ये, और आप ये फोर्स का बता रहे हो, और एक्सलरेशन को v बाई r भी लिख सकते हैं और ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हैं। दैट इज रेडियल एक्सलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, इसको सेंट्रीपिटल कहते हैं। नाउ टेंजेंशियल एक्सलरेशन, AT is parallel to the velocity। टेंजेंशियल एक्सलरेशन कौन सा होता है? जो अलोंग द टेंजेंट है, तो ये v है, इसके अलोंग जो एक्सलरेशन लग रहा है वो क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल। और एंड इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। changes magnitude of the velocity acts just like one dimensional acceleration। अब ये इसके अलोंग है, तो इसकी क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना, मतलब AT तो हर जगह पे जहां पर ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जहां पर भी है, ये जहां भी है, इट चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। मतलब ये वेलोसिटी का यहाँ पर एक्सलरेशन क्या कर रहा है? टेंजेंशियल एक्सलरेशन इज चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। जैसे वन डायमेंशनल मोशन में होता है, वन डायमेंशन में क्या होता है? वन डायमेंशन में तो भाई डायरेक्शन चेंज होने का तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना। अगर मैं वन डायमेंशन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मुझे उसका एक्सलरेशन निकालना है, तो एक्सलरेशन में क्या होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों में से एक चीज तो चेंज होनी चाहिए या दोनों ही चेंज होना चाहिए। लेकिन वन डायमेंशन में डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं सकती, तो क्या चेंज हो सकता है? ओनली मैग्नीट्यूड। तो अगर आप सिर्फ इसकी बात करते हो, अब हर एक मोमेंट पे अलग अलग है, आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हो, तो यहाँ पर सिर्फ इसको मैं एक लाइन कंसिडर कर सकती हूँ, इसको मैं 1D कंसिडर कर सकती हूँ। तो एक्सलरेशन इन दिस पार्ट अलोंग विद दिस v, this is acting like that it is motion in 1D। और 1D में हम डायरेक्शन नहीं देख रहे, ऐसे ही स्मॉल स्मॉल पार्ट करके हर एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में आप इसको एक्सलरेशन
मतलब जो ये टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो 80 होगा, वो डिफरेंट होगा हर एक पॉइंट पे, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, ठीक है। सो इट इज एक्टिंग लाइक ए वन डायमेंशनल मोशन, और वन डायमेंशनल मोशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होती बट मैग्नीट्यूड चेंज होता है। सो इट इज एक्टिंग लाइक दैट, ठीक है। और टेंजेंशियल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे लीनियर में हम लिखते थे एम ए, ठीक है, एम ए टी। सो फोर्स इज इक्वल टू एम ए टी, और लीनियर की बात है तो लीनियर एक्सलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी होता है, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सलरेशन इज डीवी बाई डी टी एंड रेडियल एक्सलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये दोनों चीजें क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, यस ठीक मैम। है। नेट एक्सलरेशन मैंने बताया था, रिजल्टेंट निकालना होता है, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम क्या लिख सकते हैं, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म है मतलब क्या, कुछ तो चेंज हो रहा है वहां पे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता। नॉन यूनिफॉर्म में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रही है। So v is not constant and angular velocity will always also not constant, क्योंकि v is equal to omega r होता है, लेकिन यूनिफॉर्म में कांस्टेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। और नॉन यूनिफॉर्म में दोनों चीजें चेंज होती हैं, तो ये कांस्टेंट नहीं होता। और एंगुलर वेलोसिटी भी इट इज ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। और अगर किसी एक इंस्टेंट पे, मैं किसी एक इंस्टेंट पे अगर मैं बता रही हूँ v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r है, तो ये बस ये बताए v is the magnitude of the velocity of the particle, r is the radius of the circular path, omega is the angular velocity। इस फॉर्मूला में हम रख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल चल रहा है तो उसका नेट फोर्स क्या होगा। तो ये मैंने पढ़ा अभी अभी बताया कि टेंजेंशियल इज आउटवर्ड एंड दिस इज एफ सी इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और आप इसको रेडियल भी कह सकते हो, ठीक है। ये वाला जो है रेडियल है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ सी प्लस एफ टी, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये आप एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है, ट्राइंगल बना लो। अब मुझे थीटा भी तो फाइंड आउट करना है कि किस पोजीशन पे है मेरा पार्टिकल। अगर मुझे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है एफ टी और एफ सी का, बट मुझे उसका डायरेक्शन नहीं पता किधर है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। अब थीटा कैसे निकाल सकते हैं, थीटा का आपको पता ही है, सिंपल सी बात है, टेन थीटा आपने पहले भी पढ़ा है वेक्टर में, दैट वाई कॉम्पोनेंट डिवाइड बाई एक्स कॉम्पोनेंट, लिख सकते हैं ना ऐसे। और ये कहाँ से आता है, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। लेट दिस इज पॉइंट पी, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऑन द एफ टी, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से आपको टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा इज नथिंग बट एफ टी डिवाइड बाई, अब ये एफ सी था, अब वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, अगर मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो अगर यहाँ पर है ये एफ सी, तो ये वाला भी एफ सी में कंसिडर कर सकती हूँ कि ये भी एफ सी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एफ सी आ गया, एफ टी, और टेन थीटा इज इक्वल टू एफ टी बाई एफ सी, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ टी बाई एफ सी। तो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपको नेट एक्सलरेशन निकालना है और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बतानी है, तो आप कैसे बताओगे, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो बाय दिस फॉर्मूला। और पोजीशन निकालने के लिए अगर आपको एफ टी और एफ सी का फॉर्मूला भी पता है, या ए टी या ए सी, ए टी और ए सी भी हो सकता है, मतलब टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, तो इसका भी फॉर्मूला आपको पता है, टेंजेंशियल इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी और AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो इनका मैग्नीट्यूड भी आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर आपको थीटा पूछा है तो क्या हो जाएगा, AT बाई AC हो जाएगा, ठीक है, टेन इनवर्स AT बाई AC। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब कुछ स्पेशल नोट्स हैं, ये देखो, मतलब कंक्लूजन है जो अब तक हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा है इसका। इन बोथ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन FC is perpendicular to the velocity. Yes, we know that. FC is perpendicular to the velocity. Uniform हो चाहे non uniform हो, V will be always tangential and R will be always this. तो इनके बीच में 90 डिग्री तो हमेशा ही रहेगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है ना? ये वाली चीज तो हमेशा 90 डिग्री रहेगी। V will always be perpendicular to the this FC, मतलब centripetal force. Centripetal force is along with the radius and this is always perpendicular. Number 2,
वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी जीरो ऑन बोथ द केसेस। वर्क डन जीरो होगा दोनों केसेस में बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। जीरो क्यों होगा वर्क डन सर्कुलर मोशन में? बताओ, लास्ट क्लास में हमने ये बताया था मैंने, क्यों वर्क डन जीरो होगा, क्यों होगा? बोलो, अरे बच्चों बोलो यार। नहीं पता? ओके मैं बता देती हूँ। तो इधर ही देखो, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो एफ ये है, ठीक है, और एस डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी? इधर होगी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किस चीज से मैं बता सकती हूँ? वी से बता सकती हूँ। ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में वी है उधर ही मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो आप देख सकते हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज एट द परपेंडिकुलर एट द 90 डिग्री एंगल। तो अगर 90 डिग्री में है, और सेंट्रीपिटल की बात करूँ, सेंट्रीपिटल तो रेडियली होता है। ठीक है, सो 90 डिग्री एंगल है तो कोस 90 क्या हो जाएगा? जीरो। सो वर्क डन इज जीरो हियर। ठीक है। नंबर 3, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करी हूँ, एफ टी इज इक्वल टू जीरो एज ए टी इज इक्वल टू जीरो। यूनिफॉर्म में क्या टेंजेंशियल फोर्स इज जीरो, सो वर्क डन विल बी जीरो बाय द टेंजेंशियल फोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। बट इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एफ टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज नॉन जीरो। इससे पहले मैंने सेंट्रीपिटल की बात की थी, तो सेंट्रीपिटल अगर मैं लेती हूँ तो उस केस में दोनों ही यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में वर्क डन जीरो हो जाता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल अगर मैं ले रही हूँ तो नॉन जीरो होगा। क्यों होगा? नॉन यूनिफॉर्म में क्यों होता है? देखो, पहली बात, यूनिफॉर्म में मैंने बोला था वी हमेशा मेरी क्या है? कांस्टेंट है। वी हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन उसका क्या मैग्नीट्यूड, सॉरी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वहां पर एक एक्सेलरेशन है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर और ऑलवेज अलोंग विद द रेडियस। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो टेंजेंशियल फोर्स विल बी जीरो। इधर इस यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अगर आप टेंजेंशियल एक्सलरेशन देखते हैं यहाँ पे, तो टेंजेंशियल एक्सलरेशन इज ऑलवेज जीरो। टेंजेंशियल एक्सलरेशन में मैं सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड देख रही हूँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देख रही हूँ। रेडियल तो इधर आ जाएगा, टेंजेंशियल में मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रही हूँ, और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वर्क डन इज जीरो। बट नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? अब नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो इन द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और वहां पर एक्सेलरेशन है, नॉन जीरो है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? नॉन जीरो हो जाएगा। सो वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन जीरो। ये पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? एक बार फिर से रीड कर लो, खुद से रीड करो, और नहीं आता है तो पूछो मुझसे, कुछ भी डाउट है तो जल्दी करो। नीचे कर दो स्लाइड। यस मैम, आ गया समझ। सभी बच्चों को आ गया? यस मैम। आयुष, तनिष्का, चिंकी, महक, मनीषा, निष्ठा, सृष्टि, सबको समझ में आ गया? यस मैम। कौन बोल रहा है? मैम एक बार थर्ड वाला एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बताया था कि बेटा वर्क डन जीरो होगा ओनली बाय द टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अलोंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन जीरो होगा, बिकॉज टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देखती हूँ वेलोसिटी का। ठीक है, मैग्नीट्यूड देख रही हूँ। मैग्नीट्यूड इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ द वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, डायरेक्शन इज चेंजिंग बट v इज कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है तो a इज जीरो। और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है तो वर्क डन भी, सॉरी दिस फोर्स आल्सो विल बी जीरो। फोर्स जीरो है तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है,
ये सिर्फ टेंजेंट, आप ये बात ध्यान रखना कि मैं टेंजेंशियल का क्या बोल रही हूँ और सेंट्रीपिटल का क्या बोल रही हूँ, इन दोनों में फर्क होगा, ठीक है। तो आप वैसे ये पीडीएफ मैं आपको दे ही दूंगी, तो ये अच्छे से मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। ओके, और कुछ ये पॉइंट है। Okay, ma'am. AT इज द, अब टेंजेंशियल को क्या बोल रहे हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ v एंड रेडियल इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। अभी बताया था ना कि टेंजेंशियल में मैं देख रही हूँ एक्सेलरेशन में, तो मैं वहां पर v का मैग्नीट्यूड देख रही हूँ, और रेडियल हमें क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। तो अगर एक पॉइंट जहां पर इफ AR इज इक्वल टू 0 एंड AT इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन भी 0 है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 है, मतलब मेरा पार्टिकल क्या कर रहा है, A इज इक्वल टू 0, मतलब A वहां पर 0 है, इट मींस V इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन 0 है, इट मींस V कांस्टेंट होता है ना। एक्सेलरेशन तो तब होता है जब चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी हो, तो इट मींस A 0 है, इट मींस V हमारी कांस्टेंट चल रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट मींस यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है कि स्ट्रेट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन का मोशन जो होता है उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है, रेक्टिलिनियर भी कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है, अरे बोलो बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बोल दो भाई। नंबर 2, AR इज इक्वल टू 0 एंड AT इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अब रेडियल तो क्या बताता है, रेडियल डायरेक्शन बता रहा है, और AT मेरा क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। तो डायरेक्शन इज 0 एंड दिस मैग्नीट्यूड इज नॉट 0, तो जो फाइनल A होगा दैट इज ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, मोशन इज एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी का मतलब यहाँ पर सिर्फ मोशन हो रहा था, ठीक है, और यहाँ पर मोशन इज एक्सलरेटेड, जो मोशन है अभी जो पार्टिकल मेरा चल रहा है वो एक्सलरेशन में चल रहा है। इधर A 0 था, यहाँ पर A 0 था, लेकिन यहाँ पर अब पार्टिकल को एक्सलरेशन मिल गया है, मतलब उसकी वेलोसिटी में थोड़ा चेंज आया है टाइम के साथ, ठीक है। सो मोशन इज एक्सलरेटेड ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी ही चल रहा है, सर्कुलर अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। सर्कुलर होने के लिए क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए मेरे पास, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज है, या तो दोनों 0 है या रेडियल 0 है, तो अभी ये ट्रांसलेटरी ही है। अब सर्कुलर होने के लिए क्या होगा, AR इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमें क्या डायरेक्शन मिल गई है, बट AT इज इक्वल टू 0। अब जो एक्सलरेशन है वो ओनली रेडियल है, ठीक है। अब AT इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सलरेशन है कि नहीं है, एक्सलरेशन तो यहाँ पर है। कौन सा एक्सलरेशन है, ओनली रेडियल, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है पार्टिकल की। वेलोसिटी अगर टेंजेंशियल एक्सलरेशन 0 है, इट मींस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। इससे पहले हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही पढ़ा था कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो जो उसका मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। उसी केस में वो क्या बना था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बना था। और अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, तो क्या बना था, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बना था। क्लियर है ये बात। तो उसी का कंक्लूजन पॉइंट है that radial acceleration is non-zero and tangential is zero. Tangential is zero, it means velocity का जो magnitude है वो fix हो गया है, that is constant, and the net acceleration is here only the radial acceleration. It means motion is in the uniform circular motion. Clear है ये बात? Yes, अरे ma'am. क्लियर है ना। अब फोर्थ केस में क्या है कि दोनों ही नॉन जीरो हो गए, दोनों नॉन जीरो हो गए, तो मेरे पास रेडियल की वजह से भी आ रहा है, टेंजेंशियल की वजह से भी आ रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, किसका, वेलोसिटी का। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहने चाहिए। अगर ये आपको समझ में आ गए, मतलब आपको सर्कुलर मोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? इसके हम कुछ Yes, ma'am. एप्लीकेशन, हाँ कोई बोला, किसी को कोई डाउट है, ऐसे कोई बोला क्या, फर्स्ट पॉइंट बता दो एक बार। कौन सा पॉइंट,
बेटा लिख के बताओ, आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है। मैम फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट, ओके। फर्स्ट पॉइंट इसका मतलब ये है कि रेडियल भी जीरो है और टेंजेंशियल भी जीरो है, ना तो वो डायरेक्शन है उसमें और ना ही मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी में। तो जब कुछ भी नहीं है तो सर्कुलर मोशन बन ही नहीं रहा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन होने के लिए तो डायरेक्शन भी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो सर्कुलर मोशन यहाँ पर है ही नहीं, तो जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, दैट इज ओनली ट्रांसलेटरी मोशन। और ए इज स्टैंडिंग टू जीरो, इट मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है इन द स्ट्रेट लाइन दैट इज कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं? क्या काम कर ठीक है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन। A road makes a 90-degree bend with a radius of 190 meter. एक रोड है वो 90 डिग्री बेंड कर रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल लेट दिख नहीं रहा बट ये 90 डिग्री है। इसकी रेडियस है r इज इक्वल टू 190 मीटर। अ कार एंटर्स द बेंड मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। कार जा रही है ऐसे, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। Finding this too fast, the driver de-accelerate at 0.92 meter per second square. मतलब acceleration is equal to minus 0.92 meter per second square है। Determine the acceleration of the car when its speed rounding the bend has dropped to 15 meter per second. मतलब v जो है, अब इसने बेंड करते करते अपने वेलोसिटी को रिड्यूस कर लिया बाय रिड्यूसिंग द एक्सेलरेशन बाय दिस मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना कर लिया, ये 0.92 मीटर पर सेकेंड। डी एक्सेलरेशन था मतलब कम कर लिया। तो और इसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। और अब वो एक्सेलरेशन निकालना है जहां पर इसकी वेलोसिटी अब 20 से 15 मीटर पर सेकेंड हो गई है। ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, इसकी अप्रोच बताओ। अप्रोच बताओ इस क्वेश्चन की। ये आपको दिया हुआ है, ये रेडियल है या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है? मैम टेंजेंशियल टेंजेंशियल है, कैसे? मैम डायरेक्ट वो तो v दिखाया मैंने, दिस इज v, दिस इज v। टेंजेंशियल है या रेडियल है या सेंट्रिपिटल है? सेंट्रिपिटल शायद से क्या? बोलो। दिस at, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब वो बेंड कर रहा था ना, बेंड कर रहा था तो आउटवर्ड है, मतलब v के अलोंग चलेगा। तो v के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज टेंजेंशियल। टेंजेंशियल की कितनी वैल्यू हो गई, 0.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको निकालना है रेडियल एक्सेलरेशन, फाइनली निकालना है ना, तो रेडियल कैसे निकलेगा? व्हाट इज रेडियल एक्सेलरेशन? जो सेंटर की तरफ लगेगा, जो रेडियस के अलोंग लगेगा। और इसका फॉर्मूला क्या था, v स्क्वायर बाई आर। अब v आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, r आपको गिवन है 190, यहाँ से आप रेडियल निकालो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके पास है, रेडियल एक्सेलरेशन आपके पास है। तो क्या फाइंड आउट करना है, नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, ऐसे करके नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास, है ना। तो यहाँ पर पूछा क्या है, यस मैम एक्सेलरेशन ही तो पूछा है, तो एक्सेलरेशन निकाल दो कितना आएगा। एक्सेलरेशन निकाल दो भाई। अच्छा ये क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, रुक जाओ। ये है, सिंस इट इज राउंडिंग ए कर्व, मतलब ये 90 डिग्री था, ऐसे राउंडिंग ए कर्व, ऐसे मेरा
ऐसे मेरी कार जा रही है, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज r दैट इज 190 मीटर, ठीक है। Since it is rounding a curve, the car has a radial acceleration associated with its changing direction. डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, कार पहले ऐसे आएगी फिर मुड़ेगी, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। और बोला है कि एक्सलरेशन भी हो रहा है, वहां पे डी एक्सलरेशन है, मतलब क्या एक्सलरेशन में चेंज आ रहा है तो मैग्नीट्यूड में भी चेंज है, तो दोनों एक्सलरेशन होंगे, मतलब यहाँ पर रेडियल भी होगा टेंजेंशियल भी होगा, ठीक है। सो इन एडिशन टू द टेंजेंशियल डी एक्सलरेशन दैट चेंजेस इट्स स्पीड, वो स्पीड भी चेंज हो रही है अगर एक्सलरेशन हो रहा है तो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड के साथ आया। और फाइनली पूछा क्या है कि जब वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाए तब उसका एक्सलरेशन क्या होगा, मुझे वो निकालना है। तो रेडियल एक्सलरेशन कैन बी रिटन एज v स्क्वायर बाई r, ठीक है। रेडियल एक्सलरेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो रेडियल एक्सलरेशन लगेगा रेडियस के अलोंग, ये टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज v स्क्वायर बाई r। अब फाइनली आपको वेलोसिटी गिवन है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकेंड, वहां पर आपको एक्सलरेशन फाइंड आउट करना है। तो 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आप रेडियल और टेंजेंशियल दोनों निकाल लो। तो रेडियल अगर मैंने फॉर्मूला पुट किया तो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिवाइड बाय r, दैट इज रेडियल इज 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टेंजेंशियल तो आपको गिवन ही है, टेंजेंशियल कितना था 0.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इन दोनों को आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास एक्सलरेशन आ जाएगा। और अगर आपको पूछते हैं कि थीटा की डायरेक्शन क्या थी तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रेडियल डिवाइड बाय दिस टेंजेंशियल, सो tan इनवर्स 1.2 डिवाइड बाय 0.92 दैट इज 53 डिग्री। तो कितने एंगल पर, मतलब जब ये 90 डिग्री का बेंड था तो एंगल 53 डिग्री पर जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की 15 मीटर पर सेकेंड, उस टाइम पर एक्सलरेशन क्या था ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो उस टाइम पर एक्सलरेशन कितना आया जी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये बात, ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? एक बार Yes, आप खुद ma'am, करके clear है। देखना, खुद करके देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अब मैं इसके एक दो आपको केसेस एप्लीकेशन करा देती हूँ। एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस वैसे बाद में भी करेंगे बट मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ कि अगर एक रोड है, ठीक है, रोड पे चल रही है साइकिल और उस साइकिल को जैसे आपने देखा होगा जो साइकिलिस्ट होते हैं जिनकी रेस होती है, ठीक है, तो वो उनके जो रोड बने होते हैं, ट्रैक्स बने होते हैं, वो पीछे की तरफ से थोड़ा सा उठा हुआ होता है और अंदर की तरफ, जैसे आप कहीं पर भी अगर आप पहाड़ों में कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो छोटे छोटे रोड होते हैं, तो कहीं पे टर्न ले रहे हैं तो बाहर की तरफ से थोड़ा सा उठा देते हैं रोड को, ठीक है, वो बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं उसको। और वहां पर मतलब ऐसे कि ये रोड है लाइक दिस, ठीक है, और साइकिलिस्ट चल रहा है यहाँ पर ऐसे, तो जो ये वाली चीज है ये ऊपर थोड़ी सी ऊपर उठी होती है। वो क्यों उठी होती है, ताकि जो सेंटर की तरफ जो है एक्सलरेशन वो सेंटर की तरफ ज्यादा आ जाए, ना कि टेंजेंशियल आ जाए। टेंजेंशियल अगर ज्यादा होगा तो वो बाहर स्किड कर जाएगा, बाहर गिर जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अगर यहाँ पर है या इस वाले ट्रैक पे है या इस वाले ट्रैक पे है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सेंटर की तरफ होगा, जिससे कि वहां पर कोई एक्सीडेंट होने का या ऐसे गिरने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे, अभी और डिटेलिंग में पढ़ाऊंगी, बट मैं अभी इसकी एप्लीकेशन ये आपको समझ में आएगी तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ है, ये हॉरिजॉन्टल रोड है और ये वर्टिकल रोड है। वर्टिकल मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इसको थोड़ा लिफ्ट किया हुआ है, ठीक है, ये वर्टिकल रोड है। अब ऐसे कोई, ये साइकिल का टायर है और यहाँ पर साइकिलिस्ट बैठा हुआ है, ठीक है, साइकिल चला रहा है। तो अब इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे आप ये देखो, टेंजेंशियल भी लगेगा और रेडियल भी लगेगा इस पे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो ये अब ये अर्थ के टच में है तो ये अर्थ इस साइकिलिस्ट पे एक फोर्स लगा रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल फोर्स होता है ना भाई, इसके कांटेक्ट में है ना साइकिलिस्ट अर्थ के, तो वो कौन सा फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स, दैट इज रिटन बाय आर, ठीक है। और क्या लग रहा होगा, साइकिलिस्ट पे एक फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड, दैट इज mg,
ठीक है। अब ये आर जो है इसके भी कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, तो इसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? अब ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा है वर्टिकल के साथ, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा ये एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग। एंड थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा? आर कॉस थीटा, दिस इज आर साइन थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में, मतलब इंटरनल डायरेक्शन में एक और एक्सेलरेशन आर साइन थीटा को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा होगा? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो दैट इज mv स्क्वायर बाई आर। ये चीज समझ में आई? फ्री बॉडी डायग्राम बना रही हूँ मैं साइकिलिस्ट का ऑन द बैंकिंग रोड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो मैं आगे चलूं, नहीं तो दोबारा बताऊं। मैम नहीं आया। नहीं आ रहा, ठीक है। आपने कोई रेस देखी है? साइकिल की कोई रेस देखी है कभी? या फिर आप साइकिल चलाते हो? साइकिल चलाते हैं तो जब आप टर्न ले रहे हो, तो टर्न ले रहे हो तो साइकिल हल्की सी, अगर थोड़ा डीप टर्न है, ठीक है, तो वो साइकिल हल्की सी थोड़ी अंदर की तरफ होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने रेसिंग बाइक्स देखी होंगी। रेसिंग बाइक्स में क्या, जब वो टर्न लेते तो एकदम उनका घुटना रोड को टच नहीं करता, वो ऐसे झुक जाते हैं। ये तो देखा होगा ना मूवीज में या न्यूज में या टीवी में कहीं पे भी। यस और नो? यस मैम। देखा है यस ना? मैम। तो वो ट्रैक पे वो ऐसा ढलान तरफ बनाया जाता है, ठीक है। आप कहीं पर भी अगर हिल स्टेशन पे भी घूमने जाओगे तो जो ऐसे टर्न्स होते हैं तो ढलान होती है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ रोड थोड़ा सा ऊंचा उठा होता है, ठीक है। आप एक बार देखना, चीजें फोटोज देखना हिल्स वगैरह की, टर्न्स की, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो साइकिलिस्ट है वो क्या करता है, वो थोड़ा सा उसके जो बॉडी का मास है या जो फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। वो टुवर्ड्स द सेंटर इसलिए लगता है क्योंकि अगर रेडियल रेडियल तो उसको उसका एक्सीडेंट होने से उसको रोकता है, लेकिन अगर टेंजेंशियल, ओनली टेंजेंशियल होगा तो वो ये जो सर्कुलर रोड है तो वो टेंजेंट के अलोंग निकल जाएगा, निकल जाएगा तो नीचे खाई में नहीं गिरेगा। तो हमें इसको, इस चीज को रोकने के लिए बैंकिंग करना पड़ता है थोड़ा सा रोड्स का, ताकि जो मेरा साइकिलिस्ट है या जो भी व्हीकल है वो टेंजेंशियली ना निकले। उसकी डायरेक्शन तो हमेशा टेंजेंशियली होगी, लेकिन हम अगर उनको बेंड कर देंगे तो उसका जो मास है वो टुवर्ड्स द सेंटर इट विल बी अट्रैक्टिंग, और एक्सलर जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो स्किड नहीं करेगा फ्रॉम दिस, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग वो बाहर नहीं जा पाएगा। अब चीज थोड़ी क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो ये अब ये साइकिलिस्ट है, ये टर्न ले रहा है, ठीक है, दैट्स वाई इसकी ऐसी डायरेक्शन है। तो मैंने यहाँ पर साइकिलिस्ट का बना दिया फ्री बॉडी डायग्राम। आउटवर्ड डायरेक्शन में जो इसके कांटेक्ट की ये टायर है, टायर इस सरफेस पे टच है तो कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स होगा तो आर से, क्या इसको मैं आर से, नॉर्मल फोर्स है ये, ठीक है, नॉर्मल फोर्स से मैं इसको दिखा सकती हूँ। आर, आर अगर ऐसे है तो मैं इसके कंपोनेंट्स बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये थीटा पर है, ठीक है। तो आर साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा। और एक और फोर्स लग रहा है, ये साइकिलिस्ट बैठा हुआ है इस पॉइंट पर, लेट इट इज पी, ठीक है, ये साइकिलिस्ट है। इस पे एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, दैट इज एम जी। और एक सेंटर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा होगा, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर। अब इन फोर्सेस को हम बैलेंस कर देते हैं। सो आर साइन थीटा को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है? दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर। और आर कोस थीटा को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है? दैट इज एम जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है। तो इतना एंगल Yes, होना ma'am. चाहिए, थीटा शुड बी tan इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। अगर इतना एंगल से कोई ऑब्जेक्ट, अगर साइकिलिस्ट या कोई भी व्हीकल टर्न कर रहा है, देन दैट विल बी इन द सेफ जोन। अदरवाइज इस एंगल को एक्सीड कर गया तो क्या हो जाएगा? वो निकल जाएगा बाहर, ठीक है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. आ गया। ओके। मैम इस स्टूडेंट्स का ज्वाइन नहीं हो रहा। कौन से बच्चे आ रहे हैं भाई अब? मैम लेफ्ट हो गई थी ना वो। ओके ओके, अब हो गया।
अब कोई है वेटिंग रूम में? यस मैम, अब हो गया। ठीक है। और ये टेन थीटा है। अब इस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? हमने पढ़ा था एंगल ऑफ रिपोज, दैट इज म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा था। ये चीज याद है? तो मैं इस चीज को म्यू लिख सकती हूँ क्योंकि टेन थीटा के इक्वल है, और म्यू क्या है? मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो अगर मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट का सॉरी फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लगाती हूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे भी इसको लिख सकती हूँ, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। और म्यू शुड बी टेन थीटा एंड म्यू क्या होना चाहिए? इस टेन थीटा से ज्यादा होना चाहिए। एंड अगर ये वाली सिचुएशन होगी, म्यू अगर इक्वल या ज्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब कि उसको होल्ड करने के लिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लिपरी हो जाएगा, स्लिपरी होगा तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड्स पे हमें एंगल के साथ फ्रिक्शन की वैल्यू भी सेट करनी पड़ती है, सो दैट इस वैल्यू को अगर कोई भी ओवरकम करता है तो स्किडिंग हो जाएगी। ठीक है, सो दिस थीटा शुड बी less than or equal to mu. It cannot be greater than the coefficient of friction. So for the safe journey, for the safe bending, it should be mu is less than or greater than or equal to v square by rg. मैं ये पढ़ा रही हूँ, आप एक बार पढ़ के देखना, नहीं समझ में आएगा तो फिर से कर लेंगे। ठीक है? ओके मैम। ओके बच्चों, एक और एप्लीकेशन लेते हैं कि एक बॉल है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉल है आपके पास लाइक दिस, और इसमें कीड़ा फंस गया। ठीक है, इसमें फंस गया है जी एक कीड़ा। ओ, अब ये कीड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये बाहर निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अब इस कीड़े का मैं क्या बना लूंगी? ऐसे में इस कीड़े पे मुझे क्या, और यहाँ पर जो ये सरफेस है, ये एक पार्टिकल है पी एंड ये सरफेस ऑफ द बॉल है, इसके बीच में कोई फ्रिक्शनल वैल्यू है म्यू। ठीक है, उसको मैं म्यू लिख रही हूँ। तो ऐसे में अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछे, म्यू की वैल्यू पूछ सकता है कि अगर ये पार्टिकल इस बॉल में मूव कर रहा है तो क्या इसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है या इसकी वेलोसिटी क्या है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, सीधे सीधे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देना है। ये अभी फिर पढ़ा दूंगी मैं, आप समझ में, ये एप्लीकेशंस है, इससे आप इस चीज को रिलेट कर पाओगे। अभी तक सर्कुलर मोशन हमने पढ़ लिया, लेकिन ये यूज कहाँ कहाँ होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसे में आप क्या करोगे? इस पार्टिकल का कुछ भी नहीं, बस आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना देना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले एम जी इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये इस सेंटर के साथ एक एंगल पे है। ठीक है, सेंटर के साथ ये एंगल पे है, और ये एंगल लेट से इट इज थीटा, दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, लाइक दिस, ये ट्राइंगल बन रही है, दिस इज एम जी, और इसके अब कंपोनेंट्स बनेंगे, ये क्या हो जाएगा? एम जी cos थीटा, दिस इज एम जी साइन थीटा। और अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा इधर? मैंने बोला कि इधर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब कोएफिशिएंट भी है, तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हो जाएगा फ्रिक्शन। ऐसा क्यों होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्यों है? ये तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन ऊपर की साइड क्यों है इसमें, नीचे की साइड क्यों नहीं है? बोलो। अरे भूल गए जो मैं बता रही थी कि अगर हम रोड पे चल रहे हैं, वॉकिंग ऑन द रोड, अगर रोड पे चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? जो रोड है उसको हम पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं ना अपने पैर से, रोड पे हम पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फोर्स हम बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और फ्रिक्शन किधर होगा? फ्रिक्शन फोर्स के क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो फ्रिक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये वाला केस भूल गए? तो ऐसे ही यहाँ पार्टिकल के साथ भी ऐसे हो रहा है कि आगे की तरफ चलने चाह रहा है, इस सरफेस को पीछे की तरफ धकेलने के बाद, तो वो इस पे फोर्स लगा रहा है कि पीछे की तरफ चला जाए, तो पीछे की तरफ जा रहा है वो एक फोर्स है एफ, और आगे की तरफ जब चल रहा है तो उसके ऑपोजिट में कौन सा फोर्स होगा? दैट इज फ्रिक्शन।
तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन बना सकते हैं, F इज इक्वल टू mg sin थीटा एंड दिस इज बैलेंस्ड बाय द n, क्योंकि कॉन्टेक्ट फोर्स है सरफेस और इसके बीच में, सो n इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, F इज नथिंग बट दैट इज म्यू n and mu mg cos theta can be written as mg sin theta। mg से mg कट जाएगा, mu is equal to tan theta, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है कि अगर मेरा पार्टिकल इस, ये आएंगे आपके क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, बट इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप ये समझो। ये हेमिस्फेरिकल बॉल तो बहुत फेमस है फ्रिक्शन में, हेमिस्फेरिकल बॉल के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं आपको ये इसका बस प्रीव्यू दे रही हूँ, वो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो म्यू होगा ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, ये सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, ये भी उस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है जो हमने पढ़ा था एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो जहां पर फ्रिक्शन होगा या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वहां पर यही रिलेशन फॉलो होगा। और कैसा भी केस हो आपके पास, अगर बैंकिंग है या कैसा भी केस हो, बस आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए और फोर्सेस को बैलेंस करना आना चाहिए, फिर आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। समझ में आई कि नहीं आई ये वाली बात? यस मैम, या आ ऊपर गई। से चली गई? ऊपर से चली गई? किस किस को समझ में आई? रेज योर हैंड। आयुष को नहीं आई? आयुष कहाँ प्रॉब्लम हो गई बेटा? तेजल को भी नहीं आई? तो बोलो कहाँ पर नहीं आ रही है, मैं समझाती हूँ दोबारा से। समझ नहीं आया? ठीक है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल है। आपके घर में कटोरी होती है ना, कटोरी ले लो, ठीक है, उसमें एक कीड़ा फंस गया है, वो कीड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है, वो बार बार मतलब नीचे आ रहा है, ठीक है, वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो बस मुझे ये बताना है कि वो चलने की कोशिश कैसे कर रहा है और वहां पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, बस मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं बता रही हूँ। एंगल ऑफ रिपोज तो हर जगह पे होगा ही जहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और कंडीशन क्या है कि दिस सरफेस इज नॉट स्मूथ। नॉट स्मूथ मतलब वहां पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है। तो अगर ऐसे केसेस में आपको पार्टिकल और हेमिस्फेरिकल बॉल का आपको केस मिलता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वहां पर आपको थीटा पूछ सकता है कि ये थीटा कितना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको म्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, और म्यू के लिए हम ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी पहले, ठीक है। तो अगर आपसे थीटा पूछा है या म्यू पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये पार्टिकल है, इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना ये समझ में आया? फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो फिर बता देती हूँ। पार्टिकल की पोजीशन ये है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगता है, ये सब आपको पता है, इसके हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन है क्योंकि पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और वो इस सरफेस को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है। आगे चलते हैं, अगर हम भी रोड पे चल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पैर से फोर्स लगाते हैं रोड पे, ताकि मैं उसको पीछे की तरफ धकेल पाऊं और मैं आगे की तरफ बढ़ पाऊं। तो जो फोर्स मैं लगा रही हूँ बॉडी पे, सॉरी रोड पे, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, और जो उसके ऑपोजिट जो फोर्स होगा वो फ्रिक्शन होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। जैसे वॉकिंग ऑन द रोड का हमने केस किया था, साइकिल वाला हमने किया था, ठीक है, वो समझ में आया था ना। तो वही सेम चीज यहाँ पर है। और ये जो एन है ये नॉर्मल फोर्स है, मतलब ये कांटेक्ट फोर्स हो गया, ये सरफेस ऑफ द बॉल एंड दिस पार्टिकल, ये दोनों कांटेक्ट में है, तो एक नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लगेगा। बस इनको कुछ नहीं, बैलेंस कर देना है। एन इज इक्वल टू mg cos थीटा एंड एफ इज इक्वल टू mg sin थीटा। यहाँ से आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हो और थीटा निकाल सकते हो कि मेरा पार्टिकल किस डायरेक्शन में है अभी फ्रॉम द सेंटर, ये बताने की कोशिश कर रही थी। अभी समझ आया? आयुष समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है, ओके। ये रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर से देख लेना, मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी आपके पास, ये भी देख लेना, और जो कल जो कराया था वो भी अभी सेंड करती हूँ, ठीक है। तो रिवाइज कर लेना, और आपका संडे को टेस्ट है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके चलो मैम। फिर, ओके। और कोई मैम डाउट है कल किसी को, रिवीजिंग कुछ भी क्लास, बात है?
मैम कल रिवीजन क्लास रिवीजन है ना? क्लास हाँ है, बट आई डोंट नो मैं लूंगी कि कौन लेगा, वो आपको मैम आप अपडेट ही ले मिल लेना। जाएगा मुझे भी। चलो आई विल ट्राई। मैम टाइमिंग वही इवनिंग वाली रहेगी। वैसे वो टीम डिसाइड करती है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, अगर मुझे बोलेंगे तो मैं पक्का करा दूंगी, अदरवाइज फिर आपको सर्कुलर मैम मोशन एक थोड़ा चीज, बहुत आएगा। हाँ पूछो। मैम जब लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने तब बताया नहीं था।